लेबर ही लगेगा। थैंक यू सो मच। आपको किसने दिया ये? किसे दिया ये? अच्छा। सो वी आर स्टार्टिंग। हाँ। लेबर। लेबर वाला क्या है कि अब अगर आप प्लांट ग्रो कर रहे हो खेत के अंदर, तो अगर आप यू आर स्प्रिंकलिंग हर्बिसाइड, देन दोस हर्बिसाइड्स विल किल द हर्ब वीड्स। यस और नो? तो आपको तो उसमें लेबर लगने वाला नहीं है ना। मैं हर्बिसाइड स्प्रिंकल किया तो प्लांट वीड मर ही जाएगा। लेकिन वो हर्बिसाइड से अपन खेत में जो क्रॉप उगाया वही मर गया, तो फायदा क्या हर्बिसाइड का? ये फायदा है क्या? नहीं। तो वो जो क्रॉप है, दैट शुड बी रेजिस्टेंट टू हर्बिसाइड। यस और नो? अगर क्रॉप ही आपका रेजिस्टेंट नहीं है हर्बिसाइड को, आपने हर्बिसाइड छिड़क दिया तो गेहूं भी मर गया, तो मतलब क्या भाई गेहूं उगाने का मतलब नहीं रहेगा कुछ नहीं। हाँ। वीट तो हटाना ना आपको। अगर वीट नहीं हटाओगे आप तो क्या नुकसान है वीट नहीं हटाने से? हाँ, दे विल डिराइव द न्यूट्रिशन ऑफ द फार्म, मतलब सॉइल का न्यूट्रिशन वो खा लेंगे। जो क्रॉप को मिलना चाहिए वो क्रॉप को नहीं मिलेगा। सो देयरफॉर यू हैव टू रिमूव द वीड्स। क्या हो गया? आवाज आ रहा है सभी को? चलिए। सो वी आर स्टडिंग चैप्टर सेल। और भी डाउट है प्रांजल? बाद में आ जाना, ठीक है। हाँ, क्या हुआ माधुरी? हाँ। सो वी आर स्टडिंग यूकैरियोटिक सेल। कौन सा सेल? यूकैरियोटिक। तो बताइए क्या डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में? दे हैव primitive nucleus prokaryotic, and eukaryotes have advanced nucleus. So first you are starting with from outer to inner world of the cell. तो यूकैरियोटिक सेल का उन्होंने पहले आपको बताया किसके बारे में? सेल मेम्ब्रेन, है ना? तो सेल मेम्ब्रेन अगर आप देखो, तो सेल मेम्ब्रेन अभी आप लोगों ने पढ़ लिया चैप्टर इवोल्यूशन, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? यस। तो बताओ इवोल्यूशन में जो पहले सेल्स आए, क्या नाम था उनका? फर्स्ट सेल सेलुलर स्ट्रक्चर्स क्या नाम था? प्रोटोबायंट्स। क्या नाम था? प्रोटोबायंट्स। दो तरह के थे वो, कौन कौन से? माइक्रोस्फीयर्स और हाँ कोएसर्वेट्स, है ना? सो माइक्रोस्फीयर्स एंड कोएसर्वेट्स। तो माइक्रोस्फीयर्स आर मेड अप ऑफ लिपिड्स के बने थे। माइक्रोस्फीयर किसके बने थे? लिपिड के। और कोएसर्वेट किसके बने थे? प्रोटीन के बने थे। तो भी आप लोगों को सेल आप कहाँ रखने वाले हो? हमारी बॉडी में बहुत सारा फ्लूइड होता है, पानी होता है। सो नाउ फॉर अ सेल टू कीप इन द वाटर, अभी सपोज सेल का आपको मेम्ब्रेन बनाना है, आपको बोला जाएगा आपको सेल मेम्ब्रेन बनाना है, यू आर अ क्रिएटर, है ना? तो आप सेल मेम्ब्रेन कौन से कंपाउंड की बनाओगे? कार्बोहाइड्रेट की बनाओगे कि या प्रोटीन की बनाओगे, क्या आप लिपिड की बनाओगे? किसकी बनाओगे आप? लिपिड की बनाओगे, ये आपको पता है लिपिड की होती है। हाँ। तो क्यों होती है लिपिड की, ये बताओ, बड़ी सी रीजन क्या है प्रांजल? हाइड्रोफिलिक नहीं होता? नहीं। अरे वो छोड़ो टेल वेल, मेरा प्रश्न तुम लोगों से, लिपिड को क्यों यूज किया गया सेल में, किसी और को क्यों नहीं दो? ग्लूकोज लगा देते। इनसॉल्युबल। प्रोटीन, प्रोटीन सॉल्युबल होता है वाटर में। फ्लिप फ्लॉप में प्रोटीन डज नॉट शोस फ्लिप फ्लॉप में। क्या फायदा है फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट में? हाँ। मैं एक्सटेंड करने आपको क्या चाहिए? फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। सो फर्स्ट रीजन इज बिकॉज लिपिड इज इनसॉल्युबल ऑफ कोर्स। जैसे सपोज हमने ग्लूकोज का बनाया तो ग्लूकोज कैसा है वाटर में? सॉल्युबल है। हमने ग्लूकोज की सेल में सेल बनाई, बाढ़ आई, तो ग्लूकोज क्या हो जाएगा? डिसॉल्व, है कि नहीं? सेल मेम्ब्रेन हो गया आपका डिसॉल्व, तो पूरा साइटोप्लाज्म फैले कि नहीं रहता के जैसा? सो देयरफॉर दे हैव मेड द सेल मेम्ब्रेन ऑफ lipid which is insoluble, so that they can create a separate environment away from water। मतलब सेल मेम्ब्रेन होने के कारण अंदर इन्वायरमेंट अलग है और सेल के बाहर इन्वायरमेंट अलग है। तो लिपिड का सेकंड मेन रीजन बिकॉज इट इज शोज फ्लूइड नेचर। क्या शो करता है लिपिड? फ्लूइड नेचर।
Protein cannot show fluid nature. Protein is rigid in structure. You say peptide bond होते हैं, they are very rigid in structure. They cannot show this rigid, मतलब they cannot show this fluid nature. But proteins are used in preparation of cell membrane. Proteins को use किया जाता है. क्यों use किया जाता है हम लोग पढ़ेंगे अभी धीरे धीरे. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो अलग अलग तरीके से बहुत सारे मॉडल्स आते हैं. पहले बहुत सारे पढ़ाए जाते थे. सैंडविच मॉडल, ये मॉडल, वो मॉडल. अभी हम लोग जो पढ़ते दैट इज गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन. उन्होंने दिया था कौन से ईयर में? 1972 में सिंगर और निकोलसन ने बताया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर. तो इन्होंने अपने स्टडीज के लिए यूज किया था रेड ब्लड सेल्स. इसको यूज किया था रेड ब्लड सेल्स. तो रेड ब्लड cells can be used very easily for the studies of plasma membrane because they are not so complex. They are complex but not so complex because they do not have nucleus. क्या नहीं होता है RBC में? Nucleus. Answer is mature RBC में नहीं होता है. When RBC starting में develop होते हैं, at the time they have nucleus, but to create more space for hemoglobin protein so that it can carry more oxygen. There is removal of oxygen when RBC becomes mature. तो जो प्रॉपर स्ट्रक्चर आज हम पढ़ते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, वो प्रॉपर स्ट्रक्चर हमको पता चला आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. जब तक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं था तब तक हमको ये डिटेल स्ट्रक्चर पता. इट वाज जस्ट एन असम्पशन कि कैसा स्ट्रक्चर होता है. बट आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दिस होल डिटेल स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल. कौन सा मॉडल है ना? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमको पता चला. तो ये क्या बता रहा है? ये बोल रहा है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है द मेन कंपोनेंट इज लिपिड्स. मेन कंपोनेंट मेम्ब्रेन का लिपिड्स. लिपिड्स में भी उन्होंने बहुत सारे अलग तरह के लिपिड्स यूज किए. अभी आप लोग पढ़ के आ चुके बायोमोलिक्यूल्स से, पढ़ा ना आप लोगों ने? तो लिपिड्स क्या होते हैं बताओ? क्या होते हैं लिपिड्स? हाँ, ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड. व्हाट इज ग्लिसरॉल? ग्लिसरॉल लिपिड है. नहीं, ठीक है, वो ग्लिसरॉल क्या है? अल्कोहल ना. अल्कोहल है. क्या एसिड है? उसमें COOH ग्रुप होता है कि OH ग्रुप होता है? COOH नहीं होता. श्योर? ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लिसरॉल. पक्का श्योर? चलो अच्छा है. तो ग्लिसरॉल इज अल्कोहल. कौन है ग्लिसरॉल? Alcohol. Very good. And then you have with that fatty acid. What is fatty acid? Amino acid. Fatty acids. Glycerol is not lipid. Huh? Very good. Very good. तो चलो फैटी एसिड क्या है? फैटी एसिड, हाँ, कौन सा ग्रुप है उसमें? COH. COOH है ही नहीं. कौन सा फंक्शनल ग्रुप बताइए? वेरी गुड. कार्बोक्सिलिक एसिड. कौन सा ये? कार्बन. सो दे हैव मल्टीपल लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन. यस और नो? है ना, बहुत सारे. C19, C20, C56. बहुत सारे आपके पास लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन होते फैटी एसिड. देन यू हैव. वेरी गुड. पक्का? इफ आई से सी. हाँ. चलो हम लोगों ने पढ़ा था एक. क्या पढ़ा था? क्या पढ़ा था? हाँ, रेस्पिरेशन में पढ़ा था हम लोगों ने. RQ पढ़ा था कुछ ऐसा. रेस्पिरेटरी क्वेश्चन. वहां एक फैट का नाम लिखा था. कौन सा फैट था? पाल्मिटिन. हाँ, पाल्मिटिन. उसमें कितने कार्बन थे? हाँ, कितने कार्बन है? तो क्या वो फैट नहीं है? कोई बात नहीं, चलो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं. सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैज लिपिड्स. प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होते हैं? लिपिड्स.
सो दिस लिपिड्स आर ऑफ मल्टीपल टाइप्स। तो एक आपका होता है इसमें फॉस्फोलिपिड, एक कौन होता है? फॉस्फोलिपिड। सो फॉस्फोलिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स, तो फॉस्फोलिपिड मतलब कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? फॉस्फेट ग्रुप। क्या प्रेजेंट है इसके अंदर? फॉस्फेट ग्रुप। तो ये जो फॉस्फोलिपिड है, ये आपको दो फॉर्म में से मिलता है, एक हाइड्रोफोबिक हेड और टेल। कैसे होते हैं? हाइड्रोफोबिक। So this hydrophilic head is actually a part of cholesterol. The hydrophilic tail is your this fatty acid, long chain of carbons. ये आपका स्ट्रक्चर आपको से बनाया, आप ड्रॉ किया होगा आप लोगों ने बायोमोलिक्यूल्स के समय। तो ये बाई लेयर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं? बाई लेयर। सो बाई लेयर मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोफिलिक हेड इज टूवर्ड्स, मतलब अपोजिट डायरेक्शन, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। और यहाँ फेस कौन कर रहा है? हाइड्रोफोबिक टेल्स। तो यहाँ ये दोनों कौन है? टेल्स, जो कि हाइड्रोफोबिक है। और ये दोनों है आपके हेड, जो कि हाइड्रोफिलिक है। याद रखिए सभी को। तो ये ऐसा आपका ये बाय लेयर पूरा बना होता है। और ये जो लिपिड्स है ये फ्लिप फ्लॉप मोमेंट शो करते हैं। सो फ्लिप फ्लॉप मोमेंट क्या? इसका ऐसा ऊपर चले जाना, इसका यहाँ पे नीचे आ जाना। फ्लिप फ्लॉप समझते हैं ना आप लोग? हाँ, ऊपर से मतलब ये वाला जो हाइड्रोफिलिक हेड और ये टेल वाला स्ट्रक्चर है, वो इसको सब्स्टिट्यूट कर दे रहा है ऊपर नीचे, अपनी पोजीशन लोग चेंज कर, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। अब ये जो लिपिड है, ये लिपिड को कंपेयर किया गया एनसीईआरटी ने ओशन से। किससे कंपेयर किया है? ओशन से। सो जैसे ओशन के अंदर क्या होता है? क्या होता है ओशन के अंदर? वेरी गुड। ओशन के अंदर क्या होता है? पानी। तो टाइटैनिक देखी? टाइटैनिक देखी सबने? गोविंदा, टाइटैनिक मूवी नहीं देखी आप लोग? नोबडी सॉ टाइटैनिक। देखा है ना सबने? हाँ। तो टाइटैनिक कैसे डूब गया था? हाँ, आइसबर्ग से टकराया था। वो किससे टकराया था? आइसबर्ग। तो टाइटैनिक को देखा ही देखा, आइसबर्ग तो देखना अच्छे से। तो आइसबर्ग से टकराया टाइटैनिक, और टाइटैनिक डूब गया। सो आइसबर्ग सर रिजिड स्ट्रक्चर, कैसे स्ट्रक्चर होते हैं? रिजिड स्ट्रक्चर। और ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के अंदर आपको देखने को मिलते हैं रिजिड प्रोटीन्स। क्या देखने को मिलते हैं? रिजिड प्रोटीन्स। सो लिपिड्स आर फर्स्ट फॉस्फोलिपिड। सेकेंड टाइप ऑफ लिपिड you find in plasma membrane is cholesterol। यानी क्या प्रेजेंट होता है? कोलेस्ट्रॉल। और तीसरा किसी किसी में आपको देखने को मिलता है स्फिंगोलिपिड्स। क्या देखने को मिलता है आपको? स्फिंगोलिपिड्स। स्फिंगोलिपिड्स आर आल्सो फाउंड इन सम प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो मेनली यू हैव cholesterol and phospholipid। मेन द स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड बाय phospholipid bilayer। अब phospholipid में आपने पढ़ा होगा लेसिथिन, और दो नाम दिए ना, लेसिथिन और एक और ग्लाइकोकोलिन। These are the phospholipid which are very common in plasma membrane। ये हो गया हमारा लिपिड के बारे में, जो मेन लिपिड हमारा प्रेजेंट है। क्यों प्रेजेंट है लिपिड? बिकॉज इज इनसॉल्युबल एंड इट क्रिएट्स अ सेपरेट एनवायरनमेंट फॉर द सेल टुवर्ड्स इनर साइड, अंदर की तरफ। हाँ, जो मुझे आता है वो ग्लाइकोकोलिन नाम है इसका। ग्लाइकोकोलिन। तो मैं श्योर नहीं हूँ, मुझे लेसिथिन श्योर है, लेसिथिन होता है। नाउ लिपिड्स के अलावा इनके अंदर प्रेजेंट है प्रोटीन्स। क्या प्रेजेंट है इनके अंदर? प्रोटीन्स। तो प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन में दो तरह के, कितने तरह के होते हैं? दो तरह। एक होते हैं इंटीग्रल प्रोटीन। कैसे? एक है इंटीग्रल, और दूसरे होते हैं पेरिफेरल। दूसरे क्या है? तो नाम से आपको समझ में आया, जैसे दीवार है। अब ये कोई रॉड लेके आप ऐसे रॉड लो और ये दीवार से इधर किधर पार कर दो, तो वो रॉड आपको वहां से दिखाई देगी? नहीं दिखाई देगी, है ना? सो दिस इज योर इंटीग्रल प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन है ये? इंटीग्रल प्रोटीन। सो यू हैव प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ऐसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर आपको ऐसे प्रोटीन दिखाई दे रहा है। तो ये दोनों साइड से बाहर की तरफ निकल रहा है। तो ये कौन सा प्रोटीन हो गया? इंटीग्रल प्रोटीन। और दूसरा ऐसा प्रोटीन जो केवल एक ही सरफेस से प्रेजेंट है ना, यहाँ पर ही बाहर आपको दिखाई देता है। सो दिस इज पेरिफेरल प्रोटीन।
तो एनसीईआरटी बोल रही है कि इन दो प्रोटीन्स को क्लासिफाई किया गया बेस्ड ऑन देयर ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन। तो इन दोनों में से आप बताइए कौन से प्रोटीन को आप इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं सेल मेम्ब्रेन में से? पेरिफेरल। बिकॉज इट इज नॉट डीप इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यू कैन इजीली एक्सट्रैक्ट आउट पेरिफेरल प्रोटीन। तो जो ये आपके इंटीग्रल प्रोटीन्स हैं, इनको बाहर निकालने के लिए आपको हार्ड मेथड, रूड एक्सट्रैक्शन मेथड प्रोसेस करना पड़ता है, लाइक यूजिंग ऑफ डिटर्जेंट्स। आप डिटर्जेंट्स यूज करते हो इन पर्टिकुलर प्रोटीन्स को बाहर निकालने के। तो अभी कपड़े धोना डिटर्जेंट यूज नहीं करते कि कपड़े धोना डिटर्जेंट ला रहा सेल में तो निकल के आ जाएगा। तो डिटर्जेंट आप लोगों ने देखा है, सोप देखा है, सोप। सोप डिटर्जेंट क्या होता है? सोप केमिस्ट्री पढ़ा होगा आप लोगों ने। व्हाट इज सोप? केमिकल फॉर्मूला। हाँ, क्या क्या बोलो ना, बोलो ना निखिल। हाँ, रिड्यूस सिलेबस। सोप नहीं है आपके सिलेबस में? ठीक है, पहले तो पढ़ा होगा ना, 10th में तो पढ़ा होगा, 10th में। सो सोप इज योर सोडियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, है ना? सोडियम के सॉल्ट्स होते हैं कार्बोक्सिलिक के। तो जैसे आपका COOH होता है, उसमें CONA आ जाता है आपका, है ना? सो मिसल फॉर्मेशन होता है ना, मिसल फॉर्मेशन, है ना? तो मिसल फॉर्मेशन, पाँव में मिसल आ रही है, मिसल नहीं है वो। तो दैट मिसल फॉर्मेशन होता है वहां पे। सो दैट मिसल इज फाउंड बाय दिस सोप एंड डिटर्जेंट्स। सो दोज डिटर्जेंट्स कैन रिमूव दिस प्रोटीन्स, है ना? तो वहां पर आपको स्पेसिफिक आपको टारगेट यूज करना पड़ता है, कौन से प्रोटीन को आपको निकालना है। क्योंकि एक प्लाज्मा में बहुत सारे प्रोटीन्स, इंटीग्रल प्रोटीन्स। क्योंकि यही जो प्रोटीन्स है, दे आर ओनली एक्टिंग एज कैरियर्स, हमने पढ़ा था ट्रांसपोर्टिंग प्लांट्स में। दे आर ओनली एक्टिंग एज चैनल्स, दे आर ओनली एक्टिंग एज पंप, सोडियम पोटेशियम पंप। तो आपको कौन से इसको बाहर निकालना है, सेट टू स्पेसिफिकली टारगेट विच प्रोटीन यू वांट टू रिमूव। दैट इज अ डिफरेंट प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन। सो प्रोटीन कितने टाइप के हैं यहाँ पर? दो। पहला कौन सा है? इंटीग्रल प्रोटीन। दूसरा कौन सा है? पेरिफेरल। कौन किसको निकालना मुश्किल है, इसको निकालना आसान है? पेरिफेरल। और जो पेरिफेरल और ये जो प्रोटीन्स है, ये प्रोटीन्स ही आपके अटैच होते हैं शुगर। क्या अटैच होते हैं? शुगर। सम ओलिगोसैकेराइड शुगर्स आर अटैच टू देम। और ये जो शुगर ही है, दे ओनली एक्ट एज एंटीजन। जिससे आप लोग पढ़ोगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ, प्रिंसिपल्स में पढ़ोगे, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस में, कि जब हम ब्लड ग्रुपिंग का पता करते हैं कि कौन सा ब्लड ग्रुप है, कि प्राइमरी का ब्लड ग्रुप ए है कि बी है। सो देयर वहाँ पे शुगर प्रेजेंट होता है आरबीसी में स्पेसिफिक। तो जब आप एक शुगर ऐड कर देते हो एच में, तो वो ए बन जाता है, एन एसिडाइल गैलेक्टोसामाइन। जब आपने ऐड कर दिया गैलेक्टोस, तो बन जाता है वो बी एंटीजन। सो दिस शुगर एक्चुअली गिव्स यूनिक आइडेंटिफिकेशन रिसेप्टर्स टू योर सेल मेम्ब्रेन। मतलब ये शुगर कौन सा लगा हुआ है, उसके बेस पे आपका वो एक एंटीजन बन जाता है। और जो एंटीबॉडी वो एंटीजन से बाइंड करता है कि नहीं करता है? तो दिस एंटीजन आर प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन, मतलब जो रिसेप्टर की तरह काम करते हैं, एंटीजन रिसेप्टर। एंड these antigen receptors are these sugars which are added to lipids as well as proteins। तो जो शुगर प्रेजेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, वो किससे अटैच्ड है? लिपिड से अटैच्ड है और प्रोटीन से अटैच्ड है। जब लिपिड और शुगर अटैच है तो क्या बोलते हैं हम लोग? लिपिड और शुगर, क्या? ग्लाइकोलिपिड। और जब प्रोटीन और शुगर अटैच है तो ग्लाइकोप्रोटीन। वेरी गुड। तो जब शुगर और प्रोटीन अटैच हो गए, क्या बोलोगे आप उसको? ग्लाइको प्रोटीन। और जब शुगर और लिपिड अटैच हो गए, क्या बोलोगे उसको आप? ग्लाइको लिपिड। मेरे सभी को याद रखिए, पक्का? यस। हाँ, हाँ, दोनों की शुगर अटैच होती है। बोथ यू फाइंड द अटैचमेंट ऑफ शुगर। याद रखिए सभी को। दिस अबाउट प्लाज्मा। तो एनसीईआरटी ने एक एनालॉजी यूज किया है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को समझाने के लिए, आइसबर्ग्स फ्लोटिंग इन द सी। तो आइसबर्ग्स किसमें फ्लोट करते हैं? समुद्र के अंदर। तो वैसे आपके जो ये प्रोटीन्स है, वो किसमें फ्लोट करते हैं? फ्लूइड, मतलब ओशन लाइक लिपिड के अंदर। तो वहां उन्होंने बोला कि जो लिपिड है, तो वहां उन्होंने एक वर्ड दिया फ्लूइडिटी। व्हाट इज द, हाउ यू अंडरस्टैंड द फ्लूइडिटी ऑफ प्लाज्मा में? प्लाज्मा में फ्लूइड है कि नहीं, कैसे पता चलेगा? सो फ्लूइड इज लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन्स इन प्लाज्मा में। अगर प्रोटीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आसानी से लेटरल, लेटरल मतलब ऐसा मूवमेंट, है ना? अगर वो ऐसे आसानी से मूव कर पा रहे लिपिड के, लिपिड बाइलर के अंदर, तो आपका मेम्ब्रेन कैसा है?
अच्छा मतलब फ्लूइडिटी कैसी ज्यादा है। इफ मेम्ब्रेन इफ प्रोटीन इज नॉट एबल टू मूव लेटरली देन प्लाज्मा इज नॉट फ्लूइड। देख रहे सभी को। अब ये फ्लूइड नेचर होने के बहुत सारे फायदे हैं आपके। द मेन बेनिफिट इज इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट। किस काम करता है ये? ट्रांसपोर्ट। बस सेल मेम्ब्रेन के कारण आपके दो तरह के ट्रांसपोर्ट होते हैं, कौन कौन से? एक होता है एक्टिव, दूसरा क्या होता है? पैसिव। बट दीज बोथ आर शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं? शॉर्ट। एक होता है आपका एक सेल से बल्क ट्रांसपोर्ट, सुना आप लोगों ने? तो बल्क ट्रांसपोर्ट हम लोगों ने ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में पढ़ा था। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? मास फ्लो, ट्रांसलोकेशन, है कि नहीं? लेकिन सेल के एक सेल से दूसरे सेल में बल्क फ्लो का जाना, दैट इज कॉल्ड एज फैगोसाइटोसिस एंड, सॉरी, एक्सोसाइटोसिस एंड एंडोसाइटोसिस। देख लो आप लोग। एक होता है आपका शॉर्ट, और इसको बोलते हैं एक और नाम है इसको, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांस। आपका एक होता है ये एक्टिव, दूसरा क्या होता है? पैसिव। पैसिव आप लोगों ने पढ़ा है, डिफ्यूजन पढ़ा है आप लोगों ने। पैसिव डिफ्यूजन पढ़ा है आप लोगों ने, है ना? और एक होता है आपका ऑस्मोसिस। तो व्हाट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट, कौन बताएगा? व्हाट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट? फ्रॉम लो concentration टू हाई concentration you require special proteins which are called as pump। क्या बोलते हैं इनको हम लोग? एग्जाम्पल क्या था इसका? हाँ, सोडियम पोटेशियम पंप। तो ये सोडियम पोटेशियम पंप आपको हेल्प करता है सोडियम और पोटेशियम के ट्रांसपोर्ट में। इट इज फ्रॉम लो टू हाई। इट रिक्वायर्स एनर्जी। आपको क्या चाहिए यहाँ पर? एनर्जी, एटीपी चाहिए। पैसे आपको कोई एनर्जी की जरूरत नहीं है। डिफ्यूजन इज फ्रॉम हाई टू लो। डिफ्यूजन इज फ्रॉम हाई टू लो। मेनली हमको देखने को मिलता है किसमें? गैसेस में। फैसिड डिफ्यूजन इज फॉर हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स। कौन से मॉलिक्यूल्स? हाइड्रोफिलिक। सो हाइड्रोफिलिक का दूसरा नाम है पोलर मॉलिक्यूल्स। क्या बोलते हैं इनको? पोलर। और हाइड्रोफोबिक को क्या बोलते हैं? नॉन पोलर। यहाँ पर आपको स्पेशल क्या चाहिए? कैरियर चाहिए या तो चैनल्स। एग्जाम्पल था इसका एक्वा पोरिन्स। Aquaporins are special water channels through which water is transported from high concentration to low concentration. And osmosis is diffusion of water. Osmosis is diffusion of water. ये आपका जो ट्रांसपोर्ट है ये रिटेल का बिजनेस है। कि निकेत ने भैया टपरी लगाई अपनी, तो उसमें अद्वैत अद्वैत का बड़ा बिजनेस है उसका चॉकलेट का। तो उसने उसको दिन की एक डब्बा चॉकलेट दी हुई है, तेरी टपरी में मेरी भी एक कैडबरी डायरी मिल्क वाली चॉकलेट तेरे दुकान पर रखना टपरी पे। दैट इज ये वाला ट्रांसपोर्ट। लेकिन अद्वैत ने बिजनेस बढ़ा के अपना चॉकलेट का, श्रेयोग उससे इंस्पायर हो गए, चलो हम भी चालू करते हैं। तो उसने एक एजेंसी खोल दी, इसकी अद्वैत की ब्रांच। उसका मैनेजर बना दिया श्रेयोग को। सो देन ही विल ट्रांसपोर्ट वन डब्बा, नो ट्रक्स ऑफ चॉकलेट्स विल ग्रो फ्रॉम अद्वैत की फैक्ट्री से श्रेयोग की फैक्ट्री पे। दैट इज बल्क ट्रांसपोर्ट। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? बल्क ट्रांसपोर्ट। तो बल्क ट्रांसपोर्ट सेल के अंदर दो तरह से होता है। एक होता है आपका एक्सोसाइटोसिस, दूसरा होता है क्या? एंडोसाइटोसिस। तो एक्सो में आपका कोई चीज कहाँ जा रही है? बाहर। तो अद्वैत करेगा एक्सोसाइटोसिस इसका चॉकलेट का, श्रेयोग उसको एंडोसाइटोसिस बदले में क्या देगा? पैसा। वेरी गुड। सो एक्सोसाइटोसिस मीन्स थिंग्स आर गोइंग आउट ऑफ द सेल। तो सेल के बाहर जब कोई चीज लार्ज अमाउंट में जा रही है, दैट इज मेनली एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। कौन जाता है जनरली? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। एक्सक्रीशन के समय एक्सोसाइटोसिस करते हैं। और कोई लार्ज प्रोटीन को सीक्रेट करना, जैसे गोल्जी अपैरेटस है। तो गोल्जी अपैरेटस में प्रोटीन का मॉडिफिकेशन होता है। क्या होता है प्रोटीन का मॉडिफिकेशन? श्रीयोग ने लव लेटर लिखा किसी के नाम से, लव लेटर रख दिया पोस्ट ऑफिस में। तो पोस्ट ऑफिस में उसके ऊपर क्या लगाएंगे? बस टिकट है ना, टिकट।
है ना, टिकट लाइन से पैकेज नहीं होगा प्रॉपर, इसके को बताया तो 30 रुपए में तुम्हारे लव लेटर का। चलो भैया 30 रुपए दो, पोस्ट ऑफिस स्पीड पोस्ट से तुम्हारा पहुंच गया। तो गोल्जी अपैरेटस इज पोस्ट ऑफिस, बता था आपको कल, कौन है गोल्जी अपैरेटस? पोस्ट ऑफिस। तो वो पोस्ट ऑफिस से चीज बाहर जा रही है। सो गोल्जी अपैरेटस फॉर्म्स लार्ज वेसिकल्स, इनसाइड दोज वेसिकल्स क्या है आपका? मॉडिफाइड प्रोटीन। क्या है? आपने पढ़ा है एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड, पढ़ा है आप लोगों ने? तो ग्लैंड का फंक्शन क्या होता है? सेक्रेशन। क्या सीक्रेट करते हैं वो? एंजाइम्स एंड हार्मोन्स। ओके। हाँ। तो बताओ, पैनक्रियास विच ग्लैंड? बहुत वेरी गुड, बीटा सेल्स ऑफ लैंगरहैंस, बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियास, एंडोक्राइन, अल्फा सेल्स। चलो ठीक है, जो भी है मुझे याद नहीं है, बहुत पहले पढ़ा था। तो जो भी है, तो these glands have cells, these glands have, and these cells are Golgi apparatus, and these Golgi apparatus are synthesizing hormones, and hormones are proteins, and these hormone like protein like hormones are secreted outside the cell, so they go out of the cell in form of vesicle, इस form में आते हैं वेसिकल। तो आपके दो ग्लैंड्स हैं, एंडोक्राइन एक्सोक्राइन, इसमें डक्ट के थ्रू जाता है, किसी तो डक्ट के थ्रू जाता है, और एंडोक्राइन में, हाँ, किसी तो जाता है, ब्लड से। वेरी गुड। मैंने खाना खाया तो मेरे ब्लड में इंसुलिन आता है कि नहीं आता है? पक्का? इंसुलिन सीक्रेटेड बाय ब्लड, सो इंसुलिन सीक्रेटेड बाय पेनक्रियास, श्योर, एंड पेनक्रियास इज एक्सोक्राइन। तो इंसुलिन कौन सीक्रेट होता है, स्पेसिफिक विच सेल्स, और दे आर एंडोक्राइन एक्सोक्राइन। चलो वेरी गुड, क्या पढ़ा है आप लोगों ने? तो क्या मतलब मेरा दीज हार्मोन्स वॉट एवर दे हैव टू ट्रांसपोर्ट, दे आर सीक्रेटेड आउटसाइड द सेल, दैट इज एक्सोसाइटोसिस। क्या है वो? एक्सोसाइटोसिस। सो दे फॉर्म पर्टिकुलर वेसिकल, की गोल्जी अपैरेटस वेसिकल बनाएगा, वो वेसिकल आके आपका फ्यूज हो जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, एंड देन ऑल द मटेरियल इज सीक्रेटेड आउटसाइड। एंडोसाइटोसिस में तो क्या करना है, कुछ ना कुछ इनसाइड, दे विल टेक समथिंग फ्रॉम आउटसाइड। सो प्लांट बाहर से क्या लेगा? फूड। क्या लेगा बाहर से वो? फूड। तो अगर, हाँ, अब बाहर जाना, हार्मोन सीक्रेट हो रहे हैं ना बाहर की तरफ, इट इज एक्सोसाइटोसिस, थिंग्स आर गोइंग आउटसाइड द सेल। एंडोसाइटोसिस, थिंग्स आर कमिंग इनसाइड। तो अभी एंडो में अंदर दो चीज आती है, पानी भी आता है और खाना भी आता है ना। तो पिनोसाइटोसिस मीन सेल इज, तो एंडोसाइटोसिस इज ऑफ टू टाइप्स, एक होता है कौन सा, फेगोसाइटोसिस, और एक होता है पिनोसाइटोसिस। नहीं, ऐसा नहीं होता। व्हाट इज फैगो? फैगो मीन्स ईट, फूड ईट करना। और पिनो मतलब क्या होता है? ड्रिंक। ड्रिंक करते हैं आप, मतलब आप नहीं करते, मतलब यू ड्रिंक, बट यू ड्रिंक वाटर, वेरी गुड। सो ड्रिंकिंग इन द सेल इज कॉल्ड एज पिनोसाइटोसिस, eating in the cell is called as phagocytosis. So these both are able possible in cell because of cell membranes fluid nature. अगर fluid nature नहीं होगा तो ये दोनों अंदर आ पाएंगे क्या? नहीं, क्योंकि समथिंग फूड इज देयर, ये सेल है, वो धीरे धीरे ऐसा एक वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, उसमें आपका फूड आएगा, फिर आपका ये धीरे धीरे पिंच ऑफ हो जाएगा और फूड आपका अंदर आ जाएगा, एंड देन लाइसोसोम विल सीक्रेट इट्स डाइजेस्टिव एंजाइम, और ये फिर वेसिकल के अंदर वो जो फूड है उसका डाइजेशन हो जाएगा, और जब भी न्यूट्रिशन होंगे उसके वो सेल को मिल जाएगा। इस फेगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस सेल ड्रिंक्स द वाटर। क्लियर हो गया सभी को? सो दिस इज ऑल हैपनिंग, दिस बल्क ट्रांसपोर्ट, ये कौन सा ट्रांसपोर्ट है? बल्क, क्योंकि सोडियम पोटेशियम पंप, फ्यू आयंस आर ट्रांसपोर्टेड, दो सोडियम एक पोटेशियम आयन जा रहे हैं लेकिन यहाँ पर फूड कैसे आ रहा है? लार्ज क्वांटिटी में। दिस इज बल्क ट्रांसपोर्ट। कौन सा ट्रांसपोर्ट है ये? और ये वाला ट्रांसपोर्ट पहले कौन सा था? दैट इज स्मॉल ट्रांसपोर्ट, शॉर्ट आपका रिटल में चीजें चल रही है। So this all transport in the cell is happening because of cell memory. These are the functions of cell memory. क्लियर हो गया सभी को? पक्का? नेक्स्ट अपना टॉपिक है सेल वॉल।
नेक्स्ट टॉपिक है सेल वॉल, वेरी गुड। नाउ सेल वॉल इज द rigid structure present in which plants, which cells, plants, किसमें प्रेजेंट है? पांचल कहाँ प्रेजेंट है? प्लांट सेल। कितने लेयर्स होते हैं सेल वॉल में? तीन लेयर्स होते हैं। कितने लेयर्स होते हैं? थ्री लेयर्स ऑफ सेल वॉल आर फाउंड। स्टार्टिंग में जब सेल होता है आपका न्यू बेबी लाइक सेल, उसमें कौन सा सेल होता है? प्राइमरी सेल वॉल। कौन सा सेल वॉल? प्राइमरी सेल वॉल। सो प्राइमरी सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। इसका बना होता है सेलुलोज। हाँ। अब बताओ पीयूष, फंजाई में सेल वॉल किसका बना है? वेरी गुड, किसका बना है? व्हाट इज द मोनोमर ऑफ काइटिन? एन गैलेक्टोसामाइन, ग्लूकोसामाइन, एन ग्लूकोसामाइन। बताओ एल्गी में सेल वॉल किसकी बनी होती है? तो प्लांट किंगडम में एल्गी की सेल वॉल क्या लिखी थी बताओ? सेलुलोज एंड लैक्टोज। ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी बताओ श्रियो। ब्राउन एल्गी में सेल वॉल किसकी बनी है? ब्राउन एल्गी क्या था? सेलुलोज और एल्बुमिन, एल्बुमिन, एल्जीन, विच इज अ हाइड्रोक्लोराइड। क्या है वो? कौन सा, सल्फेटेड नॉन सल्फेटेड? पक्का? यस। तो यहाँ पर लेकिन उन्होंने नाम अलग दिए। यहाँ उन्होंने नाम दिए मैनन्स, यहाँ उन्होंने क्या नाम दिए? गैलेक्टेंस, गैलेक्टेंस, मैनन्स, कैल्शियम कार्बोनेट, सेलुलोज, है ना? इन सब की बनी होती है किसी सेल वॉल? पीयूष किसी सेल वॉल? एल्गी की। पीयूष सो मत बेटा, किसी सेल वॉल? एल्गी की। तो व्हाट इज गैलेक्टेंस? गैलेक्टोस के जो पॉलीमर होते हैं उनको बोलते हैं हम लोग क्या? गैलेक्टेंस। मैनस के पॉलीमर को बोलते हैं मैनस, है ना? मैनस, मैनस नहीं मतलब, सर्च करना आप लोग। इट इज डाइसैकेराइड और मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और मोनोसैकेराइड। मैनोस, जैसे ग्लूकोज होता है ना, वैसे मैनोस भी होता है। नहीं होता? अरे होता है। गैलेक्ट लिखा है ना, माइनस लिखा है ना, लिखा है एनसीईआरटी ने। हाँ, माइनस लिखा है भैया। नहीं, माइनस लिखा है ना। खाना मेरे का तो मेरे को उल्लू बना रहे भैया। तो माइनस नहीं लिखा है, माइनस लिखा है। सो गैलेक्ट माइनस कैल्शियम कार्बोनेट और सेलुलोज की बनी होती है सल्फर किसमें? एल्गी में। किसमें माधुरी? वेरी गुड। और आपका आता है भी प्लांट्स, प्लांट्स में बताते हैं आप। तो प्लांट्स में सेलुलर, प्राइमरी सेलुलर बना है किसका? सेलुलोज। बैक्टीरिया में सेलुलर किसका बना है? बैक्टीरिया में सेलुलर किसका बना है? बोलोगे तुम लोग? पेप्टिडोग्लाइकिन किसका बना है? हाँ, व्हाट इज पेप्टाइड? ओ पेप्टिडो, पेप्टिडो एंड पेप्टिडो क्या है? पेप्टाइड, व्हाट इज प्रोटीन। और ग्लाइकॉन क्या है? शुगर। कौन सा शुगर? बता था आपको? नाइट्रोजन कंटेनिंग शुगर, बता था ना? पेप्टिडोग्लाइकिन में ग्लाइकन क्या है? माय गॉड, बच्चे भूल गए क्या तुम लोग? शुगर। कौन सी शुगर? नाइट्रोजन कंटेनिंग शुगर। हाँ, एन एसिटाइल गैलेक्टोसामाइन एंड एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। वेरी गुड। और काइटिन किसकी सेल वॉल में होता है? फंजाई की। जो कि बना है किसका मोनोमर है? एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। याद रखना है आपको, है ना? वेरी गुड। तो प्लांट में जो प्राइमरी सेल वॉल है वो बनी होती है सेलुलोज की। जब प्लांट को आता है जवानी का जोश, कब आता है प्लांट को जवानी का जोश? ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ। ड्यूरिंग व्हाट ग्रोथ? सेकेंडरी ग्रोथ। तब वो बनाता है कौन सी वॉल? सेकेंडरी सेल वॉल। कौन सी सेल वॉल? सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल, सपोज दिस इज योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद है आपका ये प्राइमरी सेल वॉल। तो उसके बाद आपका अंदर की तरफ बनते जाएगा कौन सा सेल वॉल?
secondary cell wall. And secondary cell wall has deposition of lignin and suberin. तो वहां आपके एनसीईआरटी में हेमी सेलुलोज पैक्टिन लिखा है ना, लिखा है? हाँ। सो दिस येलो कलर से क्या बनाए हैं? चीफ मिनिस्टर सेल मेम्ब्रेन। ये आपका सेकेंडरी सेल वॉल। और ये क्या आपका प्राइमरी सेल वॉल। क्लियर सभी को? सुपेरिन। सेकेंडरी सेल वॉल इज मेड अप ऑफ लिग्निन एंड डिपोजिशन ऑफ लिग्निन एंड सुपेरिन का डिपोजिशन से बनता है आपका कौन सा सेल वॉल? सेकेंडरी सेल वॉल। तो सेकेंडरी सेल वॉल भी डेड है, प्राइमरी सेल वॉल भी डेड है। सेल वॉल इज नेवर अलाइव, सेल वॉल इज ऑलवेज। आयुष, सेल वॉल कैसी है? तुम्हारी तरह डेड। हाँ। हाँ, towards cell membrane. Secondary cell wall is formed inside the primary cell wall towards cell membrane. Yes or no? हाँ। Then you have third, that is middle lamella. तीसरा लेयर कौन सा है? मिडिल लैमेला। क्या हुआ? No, primary cell is also dead. So then you have एक सेल और ये दूसरा सेल। तो ये दो सेल्स को जोड़ने के लिए आपके पास जो सेल वॉल है, that is called as middle lamella. तो ये मिडिल लैमेला ग्लू लाइक सब्सटेंस से बनी होती है। ये है मिडिल लैमेला। सो मिडिल लैमेला इज कनेक्टिंग टू सेल्स। मिडिल लैमेला इज कनेक्टिंग टू सेल्स। सो ग्लू लाइक सब्सटेंस, जैसे सीमेंट का काम होता है, सीमेंट दो ईंटों का आपस में जोड़ता है, ब्रिक्स को। तो यहाँ प्रेजेंट है आपका कैल्शियम पैक्टेट और मैग्नीशियम पैक्टेट। कैल्शियम पैक्टेट और मैग्नीशियम पैक्टेट। तो जब आपके फ्रूट्स राइपन हो जाते हैं तो उसमें आपका, हाँ, तो वहां पर मिडिल लैमेला आपका एब्सेंट हो जाता है एंड द सेल्स आर फ्री एक्चुअली। मिडिल लैमेला होने के कारण वो ऐसे जुड़े रहते हैं। मिडिल लैमेला आपका एब्सेंट हो जाता है। सो देयरफॉर द सेल्स बिकम वेरी लूज इन राइपन फ्रूट्स। तो इसे राइपन फ्रूट्स का जो मेम्ब्रेन है वो आपको बहुत फ्लेक्सिबल दिखाई देता है ना? तो सेल वॉल का मेन काम है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। प्लांट का जो सेल का शेप है, पढ़ाई रहा हूँ, पढ़ाई करता हूँ, तो क्लास खत्म होने वाला है। क्लास खत्म होने वाला है, कॉल करता हूँ मैं आपको। क्या हो गया तन्वी को? क्या हो गया? तबीयत खराब है तन्वी? तबीयत खराब हो रहा है तन्वी? यहाँ आराम से पंखा चला लो, पंखा चलाना है। अच्छा। तो योर मिडिल लैमेला इज मेड अप ऑफ कैल्शियम पैक्टेट एंड मैग्नीशियम पैक्टेट। है तक क्लियर होगा सभी को? ओके, किसी को डाउट है इसमें? हाँ। नाउ एक और चीज, कि जो दो सेल्स आपस में जुड़ते हैं तो उनके बीच में स्ट्रक्चर होता है, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे प्लाज्मोडेस्माटा। क्या बोलते हैं यहाँ पे? प्लाज्मोडेस्माटा। तो प्लाज्मोडेस्माटा के अंदर जो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स होते हैं ना, उनको बोला जाता है डेस्मोड टिब्यूल्स। क्या बोलते हैं उनको हम लोग? डेस्मोड टिब्यूल्स। डेस्मोड टिब्यूल्स आर द साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स which are synthesized from endoplasmic reticulum। कहाँ से बनता है ये? प्लाज्मिक रेटिकुलम। ER इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ डेस्मोटिब्यूल्स, जिसके कारण आपका चीजों का एक्सचेंज हो जाता है थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा। डेस्मोटिब्यूल्स साइटोप्लाज्म के बने हुए स्ट्रैंड, साइटोप्लाज्मिक साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है। दे आर स्ट्रैंड्स। ये प्रोटीन के बने होते हैं डेस्मोटिब्यूल्स, प्रोटीन के स्ट्रैंड्स होते हैं। जैसे आपने सेवई खाई है, सेवई, सेवई के धागे धागे होते हैं, सेवई के ऐसे धागे ही है ये। किसके बने? ये प्रोटीन के बने। और ये
दो सेल्स को कनेक्ट कर रहा है थ्रू दिस प्लाज्मोडेस्माटा, है ना, ताकि स्ट्रक्चर यहाँ पे सब मेंटेन रहे। ये स्ट्रक्चर में ऐसा नहीं दिखेगा आपको, ये आपको डेस्मोटिब्यूल्स आपको ऐसे सर्कुलर फैशन में दिखाई देते हैं, सर्कुलर फैशन में, ताकि ऐसा पोर लाइक स्ट्रक्चर दिखे, कंटिन्यूअस पोर, ऐसे चीज आपकी एक्सचेंज हो सके, है ना। हाँ, प्रोटीन प्रोटीन। और बनाता कौन है इनको? ईआर बनाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इनका सिंथेसिस करता है। है देख लिया सभी को। अभी कहीं कहीं पर जब सेकेंडरी सेल वॉल एब्सेंट होती है तो क्या बोलते हैं उसको हम लोग? एट सम पॉइंट्स सेकेंडरी सेल वॉल्स आर एब्सेंट, है ना, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? पिट्स। मतलब डिसकंटिन्यूअस या अनइवन थिकनिंग ऑफ सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, अनइवन और डिसकंटिन्यूअस थिकनिंग ऑफ सेकेंडरी सेल वॉल। कौन सी सेल वॉल? सेकेंडरी सेल वॉल के कारण प्लांट सेल बन जाते हैं पिट्स। क्या बन जाते हैं प्लांट सेल में? पिट्स। तो ये पिट्स भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं सिंपल पिट्स और एक होते हैं बॉर्डर्ड पिट्स। बॉर्डर्ड पिट्स आपको पाए जाते हैं ट्रैकिड्स में, पढ़े थे आप लोगों ने, है ना, कि जो ट्रैकिड्स है, ट्रैकिड्स में एनहेडन लिखा है, इनर थिकनिंग आर ऑफ वेरियस टाइप्स इन ट्रैकिड्स, है ना, लिखा है एनहेडन। तो वो इनर थिकनिंग जो है वो कई तरह की है, 5 तरह की है, वो लिखा था, स्केलरी फॉर्म, रेटिकुलेट, एन्यूलेटेड, पिटेड एंड एक बज गया, सिंपल, है ना। तो ये जो बॉर्डर, तो वहां जो पिट्स है वो कौन से पिट्स है? ये बॉर्डर पिट्स। तो बॉर्डर पिट्स आपको देखने में कैसे दिखेंगे? सपोज ये आपका ऐसा सेल वॉल है, जब आपका ये सेल प्रेजेंट है ऐसे, तो सेल के अंदर ये सेकेंडरी सेल वॉल बनी है, लेकिन यहाँ पे नहीं बनी। तो जहां पे ये सेकेंडरी सेल वॉल नहीं बनी, वहां पे आपका क्या बन गई है? पिट्स। प्राइमरी है लेकिन सेकेंडरी नहीं बना है, तो वहां पे क्या बन गया आपके? ये पिट्स बन गए। तो ये जो बॉर्डर पिट्स है ना, आपको ऐसे स्ट्रक्चर है, आपको इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखता है, इन शॉर्ट ऐसा, ऐसा आपको स्ट्रक्चर देता है पिट्स का। सिंपल पिट्स में यू हैव जस्ट नॉर्मल पिट्स, दे आर स्ट्रेट ऐसे, है ना, ऐसे होते हैं। लेकिन डिपॉजिट ये बॉर्डर पिट्स में ऐसे ऐसा शेप आता है, सिर्फ इतना शेप का डिफरेंस, इट इज लाइक नॉर्मल ट्यूब लाइक जैसा है यहाँ पे, थोड़ा सिलेंड्रिकल जैसा शेप आता है। बॉर्डर ऐसा इसलिए कि बॉर्डर जैसा दिख रहा है, बॉर्डर समझ ना, बॉर्डर मार्जिन, तो वो बॉर्डर जैसा दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ पे ऐसा थिकनिंग हो गया है, लेकिन इट इज सिंपल नॉर्मल ट्यूब लाइक सेकेंडरी सेल वॉल। तो border pits are found in tracheids, simple pits are found in many sclerenchymatous tissues। जबकि स्क्लेरिड्स और स्क्लेरेnchymatous फाइबर्स थे, फाइबर्स आपके प्रेजेंट थे जाइलम और फ्लोएम के अंदर, स्क्लेरिड्स आपके प्रेजेंट थे, कहाँ प्रेजेंट थे स्क्लेरिड्स? विल टेल प्लेसेस वेयर स्क्लेरिड्स आर फाउंड। स्क्लेरिड्स नट्स में, किसका पल्प? गुआवा और सपोटा। किसका स्टेम में? एक ही लीव्स में, और लोटस के स्टेम में। Very good। तो ये आपका हो गया क्या? सेल। हो गया क्या? होने टाइम अभी हमारे पास 10 मिनट, 1 घंटा है, डर के भैया 1 घंटा बचा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। हाँ, स्क्लेरिड्स में नॉर्मल पिट्स है, सिंपल पिट्स है आपके, स्क्लेरिड्स में जो सिंपल पिट्स है, और ट्रैकिड्स में आपके बॉर्डर पिट्स है। आपके फाइबर्स में स्क्लेरेंकाइमेटस फाइबर्स। क्या चैप्टर खत्म हो गया ऐसा? हाँ, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। व्हाट इज एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम?
सो एंडो मीन्स, बताता ना, प्राइमरी सेल इज डेड बट इट शोज इलास्ट, इसमें थोड़ा सा इलास्टिसिटी होता है। इवन आपके गार्ड सेल में लिखा है उन्होंने, यार गार्ड सेल से इलास्टिक सेल वो लिखा है कि नहीं लिखा है? तो सेल प्राइमरी सेल इज लिटिल बिट इलास्टिक बट सेकेंडरी सेल इज नॉट एट ऑल इलास्टिक, वो कंप्लीटली बहुत रिजिड होती है। तो इसलिए जो डिवाइडिंग सेल्स है दे हैव प्राइमरी सेल वॉल। देखो अलाइव कहने का मतलब क्या है? अलाइव का मतलब ये होता है कि व्हेन सम रिएक्शंस आर टेकिंग प्लेस देयर, लेकिन सेल वॉल के अंदर हमको रिएक्शंस होते हुए नहीं दिखाई देती। वी डोंट फाइंड एनी रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन सेल वॉल। लेकिन प्लाज्मा मेरे को हम अलाइव क्यों बोलते हैं? बिकॉज प्लाज्मा में बहुत सारी चीजें हो रही है, वहाँ आपका ट्रांसपोर्ट हो रहा है, आपका एंटीजन एंटीबॉडी का बाइंडिंग हो रहा है, बट सेल वॉल ऐसा कोई रोल प्ले नहीं कर रहे हैं। सेल वॉल इज ओनली प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चर। इसलिए प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, टर्शियरी मिडिल लेमेला तीनों के तीनों डेड है। बस प्राइमरी सेल वॉल ग्रोथ करने में कैसे हेल्प करता है? बिकॉज इट इज इलास्टिक, इसके अंदर थोड़ा सा इलास्टिसिटी होता है। अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन का, तो सेलुलोज के फिब्रिल्स होते हैं, लॉन्ग फिब्रिल्स होते हैं सेलुलोज के। हेमीसेलुलोज क्या कंपाउंड है? तो हेमीसेलुलोज एक स्ट्रैंड्स जो सेलुलोज को जोड़ता है। एक जैसे आपने ये घर, आपने कभी घर बनते देखा है, पिलर्स बनते हुए देखे, तो पिलर्स में पहले वो रॉड डालते हैं, देखा आप लोगों ने इसे, और फिर रॉड्स को वो एक पतली लोहे की वायर से इसे जोड़ते हैं, है ना? तो एक आदमी रहता है वो वैसा वो लेकर बैठा रहता है, पहले वैसे पिलर्स के ऊपर सब वो बढ़ाते जाता है, फिर वो पिलर खड़ा करके चलते हैं। तो ये लॉन्ग रॉड इज योर सेलुलोज, जो पतला लोहे का वायर है जो वो रॉड्स को जोड़ रहा है इसे बॉक्स के शेप में, क्यूब के, दैट इज योर हेमिसेलुलोज। और जो सीमेंट डाला जा रहा है दैट इज योर पैक्टिन। दिस इज हाउ योर पिलर इज, हाउ ऐसे आपका एक सेलुलर बनता है है ना? तो उसमें चूंकि मेन कंपोनेंट सेलुलोज है, हेमी सेलुलोज पैक्टिन का जो मेन कंपोजिशन है दैट इज पार्ट ऑफ सेकेंडरी सेल वॉल, है ना? हम लिखते हैं प्राइमरी सेल वॉल में सेलुलोज भी है, हेमी सेलुलोज भी है, पैक्टिन भी है, लेकिन उसका कंसंट्रेशन कम होता है। सेलुलोसिस भी है, तो उसमें कुछ ना कुछ इलास्टिसिटी होती है, अब उसको ग्रोथ करा सकते हैं। ऐसा नहीं कि रबड़ के साथ खींच के पड़ा सेल को लॉन्ग करता है ना? समझ में आया? क्या होता है ना, रहेगा सब कुछ रहेगा, लेकिन मेन डिपोजिशन उसमें लिग्निन और सेबेरिन का हो जाता है। ऐसा नहीं कि उसमें हेमिसेलुलर पैक्टिन नहीं है उसमें, बट द मेन कंपोजिशन इज ऑफ लिग्निन एंड सेबेरिन। हाँ, सेकेंडरी कंपैरिजन में ज्यादा रहेगा। कौन? नहीं, लिग्निन और सेबेरिन राजा जेजे मटेरियल है। लिग्निन सेबेरिन आर कंप्लीटली इम्परमियस टू वाटर। सेकेंडरी सेल बनने के बाद अब कोई ट्रांसपोर्ट नहीं होता, इट इज इम्परमिएबल। प्राइमरी सेल वॉल इज परमिएबल। प्राइमरी सेल वॉल से चीजें आगे पीछे जा सकती है, इसलिए तो जहाँ पिट्स बन जाते हैं वो पिट्स में से चीज आपकी चली जाती है, ट्रांसपोर्ट हो जाता है पिट्स में से। क्यों? क्योंकि पिट्स में सेकेंडरी सेल वॉल एब्सेंट है लेकिन प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट। सो प्राइमरी सेल इज नॉट रिजिड, सेकेंडरी सेल इज मेन रिजिड। नहीं, लेकिन सिपेरियन एक बार बन गया देन देयर कैन नॉट बी एनी ट्रांसपोर्ट थ्रू सेल वॉल। हाँ, प्राइमरी सेल वॉल करते हैं। हाँ, पिट्स, तो पिट्स में एब्सेंट है ना सेकेंडरी सेल वॉल। तो योर एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। तो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम मतलब के, एंडो मतलब क्या होता है? इनसाइड। मेम्ब्रेन क्या आपका? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब सेल के अंदर अपने एक्सटेंशन डेवलप कर रही है उसी को हम बोलते हैं कि ये एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। तो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का स्टार्टिंग हो रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। कहाँ से स्टार्टिंग हो रहा है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वही प्लाज्मा मेम्ब्रेन से आपका बनता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बन जाता है? एंडोप्लाज्मिक। और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनता है, रेटिकुलम से बनते हैं आपके गोल्जी बॉडीज। क्या बनते हैं आपके? गोल्जी बॉडीज। गोल्जी बॉडीज से बनते हैं आपके लाइजोस। क्या बन जाते हैं आपके? लाइजोसोम। वैक्यूल्स का ओरिजिन वी डोंट हैव क्लियर अंडरस्टैंडिंग, पर वैक्यूल को साथ में रखा गया। तो एंडो सिस्टम में चार ऑर्गेनल आते हैं। कितने ऑर्गेनल आते हैं? चार ऑर्गेनल। पहला ऑर्गेनल कौन सा आपका? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा कौन सा आपका? गोल्जी apparatus। तीसरा कौन है आपका? लाइसोसोम। सो दे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज ओरिजिन फ्रॉम प्लाज्मा
मेम्ब्रेन। वहां से आपका है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आता है कौन? गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी से कौन आता है? लाइसोसोम। और साथ में रखा गया वैक्यूल, बिकॉज इट इज कंसिडर्ड दैट वैक्यूल इज डायरेक्टली फॉर्म्ड फ्रॉम प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक बड़ी वेसिकल बन गई, और वो वेसिकल आपकी क्या बन गई? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। और वहां स्पेसिफिक नाम दिया गया टोनोप्लास्ट। क्या नाम दिया है वैक्यूल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को? टोनोप्लास्ट। नाउ फर्स्ट वी लर्न अबाउट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हाँ, बोल दिया पैटर्न से। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एक लार्ज वेसिकल बन जाता है, जिसके अंदर आपका कोई स्लैब, सेल स्लैब बोलते हैं, वो सेल सब इकट्ठा हो जाता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एंडो मतलब क्या हो गया आपका? इनसाइड। प्लाज्मिक मतलब यहाँ पे हो गया साइटोप्लाज्म। क्या होगा आपका? साइटोप्लाज्म। और रेटिकुलम मतलब क्या होता है? नेटवर्क। क्या होता है रेटिकुलम? नेटवर्क। तो साइटोप्लाज्म के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना रही है। कैसे बना रही है? नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज एक्चुअली अ कंटिन्यूअस नेटवर्क बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से लेकर आखिरी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक पूरा एक कंटिन्यूअस। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स हैव ट्यूब्यूल्स। समझ में आया वो क्या है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? ये प्लाज्मा में एक्सटेंशन है अंदर की तरफ न्यूक्लियस तक। और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपको देखने को मिलता है, क्या क्या देखने को मिलता है आपको? यू हैव ई आर। हाँ, ई आर दो तरह के होते हैं, कौन कौन से? एस ई आर और रफ ई आर। तो जो रफ ई आर है, इनके ऊपर क्या प्रेजेंट है? राइबोसोम। ग्रेटी अपीयरेंस आता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम। तो यहाँ पर जो राइबोसोम अटैच है, वो कौन से? 60s को, 70s की, 80s वाले? 80s कौन से वाले? 80s। तो जो 80s राइबोसोम है उनमें दो सब यूनिट है, 60s और 40s। दीज टू सब यूनिट्स आर देयर। तो ये जो प्रोटीन, ये जो राइबोसोम्स है, इनके कारण ईआर किसका सिंथेसिस कर पाता है? प्रोटीन का। जो स्मूथ ईआर है, उसके अंदर राइबोसोम्स प्रेजेंट है क्या? नो, इट डज नॉट हैव राइबोसोम। सो इट इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ लिपिड। तो लिपिड का सिंथेसिस कौन करता है आपका? एचसीआर। और प्रोटीन का सिंथेसिस कौन करता है? आरईआर। आरईआर से फिर प्रोटीन बन के जाता है वेसिकल से पैक होके गोल्जी apparatus में। कहा जाता है गोल्जी apparatus। तो अगर हम ईआर देखें, तो ईआर में आपको लैमिला मिलते हैं। क्या मिलते हैं ईआर में आपको? लैमिला सबसे पहले। तो आप अगर स्ट्रक्चर देखो एनसीईआरटी में, तो उन्होंने ऐसे बहुत सारे ऐसे लैमिला बनाए, दिख रहा है आपको ऐसे? है ना? वेवी स्ट्रक्चर है ना? दीज ऑल आर कॉल्ड एज व्हाट? लैमिले। क्या बोलते हैं इनको हम लोग? इसे लैमिले। और ये लैमिला के बीच में ही आपको मिलते हैं दूसरा टिब्यूल्स। क्या बोलते हैं आपको? दूसरे टिब्यूल्स। सो टिब्यूल्स आर ऐसे आपको ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देंगे, है ना? ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। और दूसरा आपको देखने को मिलता है ऐसे लैमिन। और फिर इनमें से कुछ वेसिकल्स निकल रहे होते हैं। तो यू हैव लैमिला, यू हैव टिब्यूल्स एंड यू हैव व्हाट? वेसिकल्स। हाँ, वेसिकल्स ने बनाया नहीं है, बट वेसिकल्स आर देयर, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो प्रोटीन बनेगा, वो प्रोटीन किसे पैक होके जाएगा? वेसिकल्स में।
और वेसिकल से पैक हो जाता है गोल्गी apparatus में। और गोल्गी apparatus में दो फेज होते हैं, सिस फेज और ट्रांस फेज। तो एक फेज से वेसिकल आता है, गोल्गी apparatus में फ्यूज हो जाता है, और दूसरे से निकलता है। बहुत अच्छा वीडियो है, एक में दिखाता हूँ आपको हाउ इट हैपेंस। वीडियो देखा है क्या आप लोगों ने? Cells are the smallest living units of organisms. All cells have three things in common, no matter what type of cell they are. All cells have a cell membrane, which separates the inside of the cell from its environment. Cytoplasm, which is a jelly-like fluid, and DNA, which is the cell's genetic material. There are two broad categories of cells. The first category is eukaryotic cells. They have organelles, which include the nucleus and other special parts. Eukaryotic cells are more advanced complex cells, such as those found in plants and animals. The second category is prokaryotic cells. They don't have a nucleus or membrane enclosed organelles. They do have genetic material, but it's not contained within a nucleus. Prokaryotic cells are always one cell or unicellular organisms, such as bacteria. So, what are organelles? Organelle means little organ. Organelles are the specialized parts of a cell that have jobs to perform. Let's start with the nucleus, the control center of the cell. The nucleus contains DNA, or genetic material. DNA dictates what the cell is going to do and how it's going to do it. Chromatin is the tangled, spread out form of DNA found inside the nuclear membrane. When a cell is ready to divide, DNA condenses into structures known as chromosomes. The nucleus also contains a nucleolus, which is a structure where ribosomes are made. After ribosomes leave the nucleus, they will have the important job of synthesizing or making proteins. Outside the nucleus, the ribosomes and the rest of the organelles float around in cytoplasm, which is the jelly-like substance. Ribosomes may wander freely within the cytoplasm or attach to the endoplasmic reticulum, sometimes abbreviated as ER. There are two types of ER. Rough ER has ribosomes attached to it, and smooth ER doesn't have ribosomes attached to it. The endoplasmic reticulum. कृष्ण, हरे कृष्ण ब्रो।
called as Golgiosome or something, which leads to the formation of Golgi apparatus. And endoplasmic reticulum in muscle cells is called as sarcoplasmic reticulum. है ना, क्या बोलते हैं? Sarcoplasmic reticulum. The endoplasmic reticulum present in muscle cells. So ER का मेन फंक्शन क्या है? अगर राइबोसोम है तो सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, और अगर ER नहीं है तो सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स। देखो एनसीईआरटी में और क्या लिखा है। हाँ, दो कंपार्टमेंट्स। तो ER के अंदर जो कंपार्टमेंट है उसको क्या बोला जाता है? देखो, ल्यूमिनल इनसाइड ER, और जो ER के बाहर कंपार्टमेंट उसको बोलते हैं क्या? एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। सिक्रेशन लेयर एक्सेस नहीं। हाँ, जो ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अराउंड आपका ऐसे अरेंज नहीं यार। तो जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है उसको क्या बोलोगे आप? नोमिनल, दैट इज प्रेजेंट इनसाइड ईयर। और जो पोर्शन बाहर है दैट इज कॉल्ड एज एक्स्ट्रा लिमिट। फिर सभी को अटैच होता है, इट इज फ्यूज विद द मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन से अटैच होता है आपका एंडोप्लाज्मिक। ईआर जो है वो न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन, इससे अटैच होता है। फिर सभी को याद रखिए, तुम्हारा ईआर हो गया। कल से हम पढ़ेंगे गोल्जी एपरेटस। फिर क्या बच गया? गोल्जी, राइबोसोम, लाइसोसोम, वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्ट तो आता ही है आप लोग। सीलिया, ये पढ़ाने वाला सबों में। माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, सीलिया, फ्लैजिला, अरे वाह, न्यूक्लियस। 3 दिन ज्यादा से ज्यादा आराम से। इसका वीडियो दिखाऊंगा, सबको वीडियो दिखाऊंगा, गोल्जी एपरेटस का वीडियो, लाइसोसोम का वीडियो। है ज्यादा। हाँ फिर। हाँ, क्या क्या? आप लोगों को समझ में नहीं आएगा क्या पढ़ाया? आया ना समझ में सबको? हाँ। हाँ, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं। गोल्जी एपरेटस का काम, फंक्शन एंड एटेनल के बाद काम चलाता है। जैसे कोई फैक्ट्री होती है, तो पहले आप सपोज आलू की चिप्स बनाना ही फैक्ट्री है। आप पहले आलू लोग ले आओ, आलू को धोगे एक जगह, फिर आलू का छिलका निकालोगे, फिर आलू को काटोगे, है ना? तो वैसे ही पहले आप प्रोटीन बनाओगे, फिर प्रोटीन को मॉडिफाई करोगे, तो प्रोटीन को बनाने का काम है RER का, उसको मॉडिफाई करने का काम है ऑलजेड। लिपिड बनाएगा SCR, उसको मॉडिफाई करेगा कौन? ऑलजेड। तो फंक्शन में कौन बाद में आ रहा है? बाद में बन भी उससे रहा है वो। एरोथेटिक से बनता है आपका, ERC बनता है आपका गोल्जी एपेटाइटिस। और गोल्जी एपेटाइटिस से कुछ वेसिकल्स बन जाते हैं, लाइसोसोम्स। कौन? हाँ, गोल्जी एपेटाइटिस साइड में रहता है। टेस्ट आपका सैटरडे को है। आज का ट्यूसडे है ना? आज वेडनेसडे है। तो थर्सडे फ्राइडे चैप्टर तो खत्म होगा नहीं, सेल जहाँ तक होगा फ्राइडे तक उतना आपको सेल आएगा। फ्राइडे तक जहाँ तक होगा सेल वो आएगा। माइक्रोस्मेवल फिर आपका हो गया टेस्ट में। आपको आएगा प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वही बहुत बड़ा मतलब अच्छा चैप्टर है आप लोग। PGR सेल जहाँ तक होगा वहां तक। और बस 50 क्वेश्चन बन जाएंगे। In the process of apical dominance, lateral buds are unable to grow in the presence of apical bud. This is due to less amount of cytokinin in lateral buds, more amount of cytokinin in lateral buds, less amount of oxygen in lateral buds, more amount of oxygen in lateral buds. तो एपिकल डोमिनेंस कौन शो करता है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन बनता एपिकल बर्ड पे है, लेकिन वो डिफ्यूज होकर नीचे जाता है कहाँ पर? लेटरल बर्ड्स के पास। बनता हुआ एपिकल बर्ड पे, लेकिन डिफ्यूज होकर कहाँ जाता है वो? नीचे जो लेटरल बर्ड्स है, और वहां पर ग्रोथ को रोक।
तो आंसर आ जाएगा मोर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन लेटरल बर्ड्स। क्या दिया उन्होंने? उन्होंने 3 दिया है क्या? हाँ, कटिंग कर दिया ना तो ऑक्सीजन बनना ही बंद हो गया ना। और हाँ, नहीं तो गया होगा, लेकिन एक टाइम का तो उसका बंदा बंद हो जाएगा ना ऑक्सीजन का। तो हो सकता है जो इमीडिएट वाली हो वो नहीं ग्रो करे, लेकिन जो बहुत नीचे की वो तो ग्रो करेगी ना, है कि नहीं? और ग्रोथ तो लेटरली फिर आगे बढ़ती, बिकॉज डिवीजन एपिकल बढ़ना बंद हो गया, लेकिन लेटर ऑफ द डिवीजन चल रहा है ना, तो वहां तो नए सेल्स बनेंगे। और जो अब नए सेल्स बन रहे हैं उनके ऊपर ऑक्सीजन का इन्फ्लुएंस, जो पहले डिवाइड होके बन गए उनके ऊपर तो पहले जो ऑक्सीजन था उसने आके इन्फ्लुएंस कर दिया। आपने भी कट कर दिया, तो अभी ऑक्सीजन बन रहा है क्या नया? नहीं। लेकिन जो लेटरल बर्ड में मैनेजमेंट टिश्यू है वो तो डिवाइड कर रहे हैं। सो नाउ द न्यू डिवाइडिंग टिश्यू व्हिच हैव बीन फॉर्म्ड, दे डू नॉट हैव इन्फ्लुएंस ऑफ ऑक्सीजन, सो दे विल ग्रो। इट इज नॉट एन इमीडिएट फिनोमिना, इट टेक्स टाइम। इसलिए बार बार कटिंग करना पड़ता है, एक बार कटिंग का काम नहीं होता है। वो शेप मेंटेन करने को बार बार कटिंग करना पड़ता है। नहीं, वो सिर्फ सिर्फ ऐसी ग्रोथ होती है, ऐसी ग्रोथ नहीं होती। तो ऐसी ग्रोथ क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि लेटरल बर्ड पे जाके वो रोक दे रहा है ग्रोथ को। ऑक्सीजन इज स्टॉपिंग द ग्रोथ ऑफ लेटरल बर्ड एंड इनहेंसिंग द ग्रोथ ऑफ एपिकल बर्ड। और एपिकल बर्ड में ग्रो के उसको वहां पर ग्रोथ कराएगा। लेटरल बर्ड में जाके मेरिस्टेम टिश्यू को डिवाइड नहीं होने देगा वो, उसके वजह से मेरिस्टेम टिश्यू आपका डिवाइड नहीं होंगे ज्यादा, रेट डिक्रीजेस। नहीं होने देता, इसीलिए आपका एपिक इसे बोल रहे हैं डोमिनेंस। एक जगह डोमिनेंट मतलब वहां पे वो डोमिनेंट इफेक्ट उसका, वहां जाके उसने रोक दिया, रिसेसिव कर दिया उसको, तुम ऐसे ग्रोथ नहीं करोगे। आपने कट कर दिया ऊपर, तो ऊपर अभी ऑक्सीजन बन रहा है क्या? तो सपोज पहले जब आपका ऑक्सीजन नीचे डिफ्यूज हो चुका था, उसने ग्रोथ रोक दी थी। बट लेटरल बर्ड्स में, नाउ आई एम द सेल ऑफ लेटरल बर्ड, आई हैव इन्फ्लुएंस ऑफ ऑक्सीजन, बट आई एम अ मेरिस्टेम टिश्यू, somehow the other I will divide or not। बर्ड मतलब क्या होता है? मेरिस्टेम टिश्यू ना, क्योंकि बर्ड ग्रोइंग स्टेज में, वो परमानेंट टिश्यू नहीं है, बर्ड कौन सा स्टेज में होता है? मेरिस्टेमेटिक। तो मेरिस्टेमेटिक सेल हो मैं तो मैं क्या करूंगा? डिवीजन करूंगा, मैं डिवीजन करूंगा ना। तो मैंने 1 से 2 किया, 2 से 4, 4 से 8। अब जो 8 बन गए मुझसे, क्या उनके ऊपर ऑक्सीजन का सिग्नेशन हो रहा है क्या? क्योंकि ऊपर से एपिकल बटो क्या कर दिया उन्होंने? काट दिया है। तो जो 8 के 8 है वो तो डिवाइड करेंगे ना अच्छे से, फिर तो लेटर पर करेगा ना, लेटर ग्रोथ होगा ना अच्छे से। क्योंकि एपिकल बट आपस बन जाएगा। और बनता है कि नहीं बनता एपिकल बट? हाँ, इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्यों नहीं बनेगा? हाँ, वो ऊपर बनेगा, ग्रो करेगा, एपिकल बट फिर से बनेगा आपका। फिर एपिकल बट बनेगा, फिर ऑक्सीजन बनेगा, फिर रोक देगा वो, तो फिर से आपको काटना पड़ेगा। एपिकल बट नहीं बनेगा, इंटरकैलरी मेरिस्टेम विल लीड टू ग्रोथ। आपका टिप वहां पे ग्रो करेगा ना वापस से, क्यों नहीं ग्रो करेगा? हमने देखा नहीं प्लांट्स के अंदर, आप टिप काट दो टिप नहीं बनता वापस से। तो फिर टिश्यू से मैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम, अब इंटरकैलरी मेरिस्टेम आपका टिप पे आ गया ना, तो इट इज मेरिस्टेमेटिक, इट इज नॉट टिप ऑफ द प्लांट, तो नाउ इट विल सीड ऑक्सीजन। हाँ, हाँ, नोड के ऊपर नोड के नीचे। हाँ, वापस बन जाता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम से, तो फिर से वो ग्रोथ कर देगा प्लांट। हाँ, नीचे है। आपने इधर कट किया, तो यू हैव नाउ, यू सी, ये प्लांट है आपका, ये अलग अलग आपके। तो ये नोड के ऊपर मैंने सपोज यहाँ कट किया, तो नोड के ऊपर है मेरिस्टेम, है ना? तो कुछ रीजन में तो होगा, है कि नहीं? वो डिवीजन करेगा। चूंकि ये परमानेंट के ऊपर कुछ है क्या, विल दिस परमानेंट रिमेन? इट विल डेज, दिस मैथमेटिक विल कम एट। जाओ जाओ जाओ, भागो भागो।